अमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं असदुल्ला खान हूँ। आपको पता है कि कल ज़िमनी इंतखाबात मुल्क भर में होने जा रहे हैं और ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो कौमी असम्बली की 11 नशस्तों पर हो रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 26 नशस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 9, सिंध की 3 और बलोचिस्तान की 2 नशस्तें शामिल हैं। कौमी असम्बली की जो 11 नशस्तें वैसे तो सभी की बड़ी अहमियत है, जो सूबाई असम्बली के हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं वो भी अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन कौमी असम्बली की 11 नशस्तें इससे भी बहुत अहम है कि इसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहाद की, यानी जिसमें चौधरी बरादरन को भी अब शामिल कर लें, तो वो मिलकर जितनी ज़्यादा नशस्तें हासिल कर पाएंगे उसमें फिर उनको जो दीगर छोटी पार्टियां, इसमें MQM भी शामिल है और बलोचिस्तान की पार्टी भी शामिल है, तो इन पार्टीज से पर डिपेंडेंसी जो है वो कुछ कम हो सकती है। तो पूरा जोर लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में हासिल कर सके और जाहिर है सूबाई असम्बलियों में भी ऐसे ही मार्के हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीम 92 की, वो सारी की सारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। करवा देता हूँ हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब तशरीफ रखते हैं। क्लासा साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर दानिश साहब ने और जफर हिलाली साहब ने। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं आज के इस 2 घंटे की जो अभी का हमारा सेशन है, उसमें इसके मुख्तलिफ इसके हवाले हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं कराची से आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर दानिश साहब, सबसे पहले तो यहीं से मुझे बता दीजिएगा, ज़रा हम बाद में आते हैं एक एक सीट पर तो डिटेल से डिस्कशन करते हैं, लेकिन कितनी अहमियत देख रहे हैं आप कौमी असम्बली के इन 11 हल्कों की, 11 सीटों की, क्या कितनी इंपॉर्टेंस आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पर? बहुत शुक्रिया असद आपका। जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर आप नंबर ऑफ सीट देखें पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो और अपोजिशन जो इस वक्त है उसके मगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की सीट जिस तरीके से है और फिर अपोजिशन और उनके इत्तेहादियों की सीट देखें तो बहुत कम ऐसा मार्जिन है जिसकी बुनियाद पर कहा यह जाता है कि जी जिस तरह वज़ीर आज़म की आप जब इलेक्शन हुआ था तो लिमिटेड वोट से आप जो हैं वज़ीर आज़म बने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये ज़िमनी इंतखाब आया है तो ये इंतखाब सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत अहम मौका मिलेगा, बहुत बेहतर मौका मिलेगा अगर उन्होंने ये सीट निकाली जो उनकी ऑलरेडी ये सीट थी। अगर ये सीट उन्होंने निकाल ली और इसमें से ज़्यादातर सीट उनके पास आती है तो डेफिनेटली उनके मार्जिन में इजाफा होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो इत्तेहाद किया हुआ है वो BNP से किया है, इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो 8 सीट पर है, इसी तरीके से चंद सीट उनकी है। तो ये छोटे छोटे इत्तेहादों के साथ उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंट में मजबूत किया है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो अगर एक नंबर हासिल कर लें तो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर वो अपने आप को बहुत मजबूत और रिलैक्स होंगे, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो इनके इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे ये देखने में आया है कि बाज़ औक़ात इत्तेहादी जो इशू था आपका बलूचिस्तान के हवाले से, रेकोडेक के हवाले से, जो आपका अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, तो उस वक्त जो BNP थी अख्तर मैंगल ग्रुप, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो हमें वापसी का सोचना पड़ेगा। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उनके एक लीडर ने इशारतन ये बात कही थी कि जी आप कि हमारे जो 6 नुकाती या 9 नुकाती पॉइंट्स हैं उन नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये 2 ऐसे तलवार है PTI के सामने कि वो इनको फेस करना पड़ रहा है। अगर PTI अपने ज़िमनी इंतखाबात में मेजॉरिटी, जैसे आपने कहा है कि नेशनल असम्बली की 11 सीट है, अगर 11 में से 9 सीट भी वो ले लेती है तो एक बड़ी ताकत के तौर पर PTI जो है वो बेहतर हालात में जो अभी हालात हैं पार्लियामेंट में, इसलिए मैं समझता हूँ जो दूसरी सियासी जमातें हैं ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में लड़ रही है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर लड़ रही है कि उसके नंबर ऑफ़ सीट में इजाफा हो और वो कराची में एक इमेज जो उनका ख़राब हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उनकी सीट होती थी, उसको बहाल कर सके।
और पीपल्स पार्टी जो है वो आपने देखा है कि जी पंजाब में पीएमएलएन को सपोर्ट करने जा रही है, केपीके में जो हालात है, तो अपोजिशन जो है वो डेफिनेटली ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीट मिले ताकि वो पीटीआई की हुकूमत के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट लेकर वो आए हैं उस स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए कि पीटीआई ने 45 दिनों में कुछ नहीं किया, तो इस तरीके से अवाम ने उनको ज़िमनी इंतखाब में रिजेक्ट किया, तो इससे उनको बड़ी हौसला अफजाई मिलेगी। तो अब यह है कि इलेक्शंस कल है, देखते हैं, उम्मीद की जा रही है कि पीटीआई एक मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। अब ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे, यकीनन पीटीआई की जो हुकूमत है उसके लिए 45 दिन भी आएगा, ज़रूर आएगा, हालांकि 35 साल की करप्शन का रिफ्लेक्शन है ये, इनकी अपनी कारकर्दगी इस हवाले से नहीं है। हाँ, चंद जगहों पर जो फैसले हैं वो क्रिटिक्स की नज़र हो रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी जो है वो ये देखता है कि गैस की क्या कीमत है, पेट्रोल की क्या कीमत है, बढ़ गई है तो फला चीज़ बढ़ गई है, तो इन इश्यूज़ के ऊपर ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन आएगा। लेकिन मार्जिन ऑफ वोट्स, जैसे इमरान खान जिन जगहों पर जीते हैं महासभा एक साथ रफीक वाले, तो मार्जिन ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, 40,000, कहीं जो है वो 60,000, कहीं 30,000, तो ये वोट किस हद तक अपोजिशन कैच कर सकेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हिलाली साहब, कराची की जो सीट है NA 243, उसमें इमरान खान साहब ने बड़े वाजे मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी और ओपोनेंट्स जो हैं उनमें सभी की जमानतें यहां पर जब्त हुई थी। 91,358 वोट इमरान खान साहब ने लिए थे। अब इमरान खान साहब का 2013 में, खैर वो उस वक्त सियासी सूरत मुख्तलिफ भी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने जितनी सीटें छोड़ी सारी वो हार गए थे। अब आपके ख्याल में ये कराची की सीट जो आलमगीर खान पीटीआई की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इस हल्के में वैसे भी मकबूल हैं फिक्स सीट की वजह से भी, और उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज काफी कर रखी हैं, तो एमकेएम भी कोशिश कर रही है कि 7 से बढ़कर उनकी सीटें 8 हो जाएं इस सीट की वजह से। तो इस सीट पर कैसा इलेक्शन देख रहे हैं आप हिलाली साहब? असदुल्ला साहब, मैं एक उनकी मीटिंग जो है, जो कॉल किया गया था उनके सपोर्टर्स ने, उस पे मैं शरीक हुआ था कोई 5-7 दिन पहले, जिस पे मैं गया था इसलिए देखने के लिए कि किस किस्म का टर्नआउट और क्या जोश और वलवला क्या है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये साहब जो हैं ये एक टायरलेसली कैंपेन किया है, बड़े इफ़ेक्टिव कैंपेनर हैं, और उस इलाके के जो भी लोग थे जो आप समझे इन्फ्लुएंशियल थे, वो सब थे इनको बकअप करने के लिए, इनको कहने के लिए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी भाई। और तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान अगर 67,000 वोट से जीता है इस वक्त शो में हो भाई, तो इस दफे भी जाहिर है इमरान खान की वोट ज्यादा होते हैं, बट इट विल बी लगभग वैसा ही होगा। और ख़ास तौर इस इलाके में जो देख रहे हैं अपर मिडिल क्लास में लोगों को अब कंप्लीटली ये है कि इमरान मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल में ये आराम से अलवी के सीट भी 247 और 243 भी ये जीत लेंगे। पीटीआई तो बड़ी कॉन्फिडेंट लगती है। अब क्लासा साहब, ये मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था तो मेरे सामने ये वो रिश्तेदारों की एक फहरिस्त पड़ी हुई है, जिसमें हैदर खान साहब के भाई भतीजे लड़ रहे हैं, असद कैसर साहब ने सीट छोड़ी तो भाई लड़ रहे हैं, परवेज खट्टर साहब के भाई और बेटा है, अली मीन गंडापुर साहब का भाई है, करामुल्ला गंडापुर साहब का भाई है, और मौलाना फजल रहमान साहब के भाई, अगर जो वो दस्तबरदार हो गए। तो ये पूरा खानदान जो है वो एक पूरा मोरूसी, इससे बरक्स मतलब कि कौन सी पार्टीज हैं, सभी पार्टीज के यहाँ एक ही रुझान चल रहा है वहाँ। नाम सारे फिर आप थोड़े से वो गिनवाएंगे, ये कोई आप देखें परवेज खटक साहब के भी मेरा ख्याल है उनके भी अपनी फैमिली के लोग हैं, शेख रशीद साहब अपने भतीजे को लेके हैं, चौधरी परवेज अली साहब ने 2 सीटें छोड़ी हैं, तो एक पे गलत साल है कि एक बेटा है, भतीजा है, तो लिस्ट गोज ऑन। हमारे साउथ में भी ये कुछ हुआ है, मैं उस दिन खालिद मसूद का कॉलम पढ़ा था, कल से परसों था, तो ये तो वही अब इस साइकिल से तो नहीं निकल सकते। वो जो कोशिश हम सब ने की थी, कुछ ड्रीम्स हमने देखे थे, तो वो कौम तो बैक टू स्क्वायर वन है। वही आप उठा के देख लें कि वही लोग हैं, एक पार्टी से निकलेंगे दूसरी में चले जाएंगे, चले आ गए हैं, मान लेते हैं, इतना ज़रूरी है भाई। पूरी कौम को आपने अगर यहाँ पे इंटेलेक्चुअली करप्ट कर भी दिया है कि नहीं जनाब ये चीज़ें होती हैं यार, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, लिहाजा ये तो होती हैं भाई, यू हैव टू, चलो जी यू हैव टू, चलो एक खुद तो आ गया है, मान लिया कि लोटा एक मतलब करप्ट लीड का बंदा जैसे तैसे वो पार्लियामेंट पहुंच गया किसी पार्टी से, अब अगला सिस्टम क्या है, चलो इसमें कर लेते हैं ना, अब तो हुकूमत बन गई है आपकी,
या अब फेडरेशन में भी बन गई है, आपके सूबों में भी बन गई, अब तो कंफर्ट है ना, चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते यार, थोड़ा सा। तो गिलानी साहब कंफर्ट नहीं है ना, वो सीधे वो स्लिपरी पोजीशन को खत्म करना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा तो कुछ लोगों को ड्रीम रहने देना, हल्का सा एक सियासत के साथ रोमांस रहना दें। इसका नुकसान बड़ा शदीद होगा यार। एक रूलिंग एलीट जो है, कोई हुक्मरान कोई भी हो यार, कितना माड़ा हो, बुरा हो, अच्छा हो, कोई थोड़ी सी तो लेक्सी छोड़ के, ज्यादा तारीख की किताबों के लिए 2 अल्फाज तो छोड़ के जाए कि कल को आज से 100 साल बाद कोई बंदे पढ़ रहे हो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनके दिल में आए कि यार कि ठीक है कि आपका इक़्तिदार ही तो सब कुछ नहीं होता। अच्छा कब तक चला लेंगे आप? 3 साल चला लेंगे, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल, चलो 5 साल चला लिए, भी आपने चला लिया ना, तो फिर तो मेरा ये ख्याल है कि अब की दफ़ा फिर वही क्लास आ रही है, वही रॉटन एलीट, वही जिनके खिलाफ आप लड़ते रहे, हम लड़ते रहे, प्रोग्राम करते रहे, तकरीरें हमने की, हमने बैठ के भाषण दिए, हमने स्कैंडल ब्रेक किए, और वही लोग जो पिछली हुकूमतों में थे, हमारे से शो में लड़ते थे और हम उनको स्कैंडल देते थे, अब हमारा मुंह चढ़ाते हैं कि अब हम फिर आ गए, आप हमारा क्या कर सकते हैं। खैर हमारा काम तो वही वाली बात है, आसान देना है, वी हैव टू डू दैट। ये सारे के सारे जो आप उसमें सीटें देख लें 35, कोई एक मुझे नाम हो सकता है मैंने मिस किया हो, प्लीज आप इस पर ज्यादा देखा होगा आपने, कोई मुझे एक नाम बता दें जो किसी का बेटा, भतीजा, भांजा, बीवी, बहन नहीं है, सारी की सारी। आपने लेडी सीट पे यही कुछ किया है, वो हमने देखा है। अटक में ऐसा हुआ है, लेकिन अटक में वो सीट इसलिए खतरे में क्योंकि वहां पर जो है ना, वो जिस ग्रुप की ने सीट छोड़ी है, उस ग्रुप को सीट मिली। अच्छा, हमें ये कहा जाता है कि अवाम उसके अलावा किसी को वोट नहीं देती, वो सारा मलबा उठा के अवाम को दे दो, उसके मुंह पे वो पेंट कर देते कि अवाम का कसूर है। आप लीडर है ना, अवाम को लीड आपने करने का, अवाम ने आपको लीड करना है, ये पहले फैसला कर लिया जाए, इसके बाद नुकसान क्या होगा। लास्ट बात, ये थोड़ी सी बात लंबी होगी। ये सारे गैंग अप होते हैं बाद में, जब फैमिली डोमेन फीफडम बनती है ना, अंपायर विद इन, वहाँ पे ये पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, रिश्ते भी हैं इनके आपस में, इनके बाप, बेटी, बहन, मतलब दामाद, ये सारे के सारे मिले हुए भी आपस में। ये कल को गैंग अप होते हैं, पूरे सिस्टम को करते हैं रिग, पूरे सिस्टम को करते हैं हाईजैक, अपनी मर्जी की करते हैं चीज़ें। सो मुझे तो इसमें कल उसमें जो भी पार्टी जीतती है, जो भी आएगी, तो मेरा ख्याल है ये उसी पॉलिटिकल एलीट की ही फतह है जो हमेशा से हमें ठेंगा दिखा के वो कहती है कि टफ फैसले करेंगे, लेकिन सियासी टफ फैसले नहीं करेंगे हम। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें खैबर पख्तूनख्वा में ये भी हुई है कि अली अमीन गन्नापुर साहब, मालिक साहब, जो 2 सीटें उन्होंने छोड़ी हैं, उसमें से एक सीट पर पीटीआई को टिकट मिला किसी और शख्स को, लेकिन आज़ाद हैसियत में जो है वो अली अमीन गन्नापुर का कज़न लड़ रहा है। तो अली अमीन गन्नापुर साहब जो है वो अपने कज़न को सपोर्ट कर रहे हैं बजाय पीटीआई के टिकट पर लड़ने वाले शख्स को, यानी अपनी पार्टी के मुखालिफ जाते हुए। तो आप उनके घर में लड़ाई कराना चाहते हैं? इतनी लंबी आपने बात की, महल में 1-2 लोगों को ना आराम से तसल्ली से, मैं वही बैठा लिस्ट लिख रहा था ताकि लोगों को जरा रजिस्टर हो जाए कि जो वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बिगिंस एट होम। उन्होंने बड़ा अच्छा किया। परवेज खटक साहब का भाई और बेटा जी, अपने अकरम दुरानी साहब का बेटा, डॉक्टर हैदर अली का नेफ्यू, अच्छा असद कैसर साहब का भाई, अच्छा जो ये पीपीपी के हैं फजल अली शाह गिलानी साहब, उनका भाई, अच्छा चौधरी परवेज साहब साहबजादा और एक चौधरी शुजात साहब का बेटा। फिर जो खुसरो बरादरान है, एक फेडरल मिनिस्टर हैं, एक पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी भी तसल्ली नहीं भरी, अब वो भतीजे को भी इलेक्शन लड़वा रहे हैं, मतलब कोई बचा नहीं है उसमें से। अच्छा गुलाम सरवर साहब ने सीट छोटी है, साहबजादा उनका, शेख रशीद साहब का भतीजा, अली अमीन गंडापुर साहब का भाई, चौधरी गुलाम सरवर साहब का बेटा। जब ये भी ताकि सबको पता हो, ये अक्रॉस द बोर्ड है माशाल्लाह, जो आए टू आए किसी चीज़ पर नहीं देखते, इस पर सारे यूनानिमस हैं कि घरों बाहर ना जाए, ठीक है ना। दैट इज, ये बेसिक प्रॉब्लम हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ये है कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स के बजाय पावर पॉलिटिक्स के लिए स्ट्रक्चर हुई हुई है। जब आप रिश्तेदार भरते हैं तो वो आप उस ग्रोह की प्रोटेक्शन के लिए, वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए नहीं होता, वो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट का होता है। ये सबसे बड़ा पैटर्न होता है, ये सबसे बड़ा पैटर्न होता है। बादशाह थी, बादशाह को तोड़ा था डेमोक्रेसी ने, इसीलिए कि खानदान से बाहर निकले। ये डेमोक्रेसी बादशाह को वापस खानदान में ला रही है अंडर द गार्ब ऑफ एक, उस पर एक लेबल और लगा दिया गया। इसलिए आई थिंक ये जो सी चीज़ें हैं ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं और इन पे बहस होना बहुत ज़रूरी है कि जब पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पीटीआई जब चेंज की बात करती है, और ये काफ़ी नहीं है कि जी इमरान खान साहब का रिश्तेदार कोई नहीं लड़ रहा, उनका तो रिश्तेदार इस उम्र में है ही नहीं ना, उनके बेटे इस एज में है ही नहीं, तो इसलिए उस बात के तो नंबर नहीं मिल सकते सफाई के क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। जो लोग उनके गिर्द हैं, जो पार सर्कल्स में हैं, जो इतने इतने माशाल्लाह मोज़े दिखाते हैं कि वो शराब को शहद बन जाती है, तो ऐसे ऐसे मोज़े वाले लोगों के पास हैं। तो ये जो पावर ग्रैब है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एलीट ग्रैब। ये एलीट ग्रैब है, ये पावर का बड़ा खौफनाक एक मंजर है।
क्योंकि बाकी जो ये बाय इलेक्शन है, फ्रैंकली ये बाय इलेक्शन काफ़ी हद तक एक एकेडमिक एक्सरसाइज भी है। हमने ट्रेंड्स हमें बताएगा, हम देखेंगे अच्छा जी एक सीट पे पहले टर्नआउट 80% था, 50 था, बाय इलेक्शन में वैसे ही बहुत थोड़ा होता है, तो आप परसेंटेजेस देखेंगे, पिछली बारी कैंडिडेट जीता था 60% से, अब वो परसेंटेज कम हुआ कि नहीं हुआ, एंड यू विल गेज दैट। पावर स्ट्रक्चर में वैसे फर्क ज़्यादा बड़ा कोई नहीं पड़ना, लाइकली सारी सीट्स उन्होंने रिटेन करनी चाहिए। दोनों जो मध्य मुकाबले उम्मीदवार हैं वो दोनों ही इसी तरह खानदानों से चल रहे हैं। खानदानों के अलावा आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज बता नहीं है, कुछ स्विंग सीट्स हैं। अकरम दुरानी का बेटा है तो उनके मुकाबले में नसीब अली शाह का बेटा है, वो जो खुद भी मोर ऑफ द सेम है, मोर ऑफ द सेम है। पंजाबी वाला मोर ओवर नहीं है, मोर ऑफ द सेम है। मोर ओवर हमारे साथ हो रहा है, तो ये मोर ऑफ द सेम है। लेकिन अभी हम इलेक्टोरल हल्के वाइज भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें 2-3 हल्के अच्छे स्विंग मजदार हैं जिस पे बात हो सकती है। लेकिन अफसोस होता है जब आप ये चीजें देखते हैं, बिकॉज इनकी अब जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा आमिर साहब सिर्फ इस पे रिस्पॉन्ड कर लूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं ये सारे, ये एक ट्राइबल सोसाइटी का मज़हर होता है कि जो कमज़ोर तबके होते हैं वो अपनी बरादरी को, अपने शहर इलाकाई उसको या इस तरह करके ग्रोह बंदी करते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये बुनियादी एक उसकी निशानी है। मगर जब एलीट इस तरह करती है ना, ये जिस तरह उनका ये पावर ग्रैब है, पावर के लिए जब की जाती है ना कि इकट्ठे आप हो जाएं, जिस तरह के 15th कॉमन, 7th कॉमन और ये जो इकट्ठे हो जाते हैं वो इसके लिए नहीं कर रहे होते कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे थे, वो पावर शेयरिंग और पावर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। और ये नेशनल इलेक्शन में, सूबाई इलेक्शनों में नहीं सिर्फ, ये देखिएगा जब बाई इलेक्शन, ये आगे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे ना, वहाँ फिर उन्होंने असल जाना है कि अपने नाज़म भी अपने रिश्तेदार मामे चाचे लेके आते हैं, हर छोटे शहर में से लेके तहसील डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये पावर ग्रैबिंग है कि पावर बाहर ना जाए। और वहाँ पे फिर जो है ना उन्हें देखना होता है चोर चक्का जैसा भी है वो है जो कि बीच में लाइक माइंडेड हम ख्याल हो, फिट इन होता हो, तो वहाँ से रॉट वहाँ से शुरू होता है, नीचे तक जाता है। और ये महज़ब माशरों में इस चीज़ का नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके इलाके 19-20 का कोई बड़ा रेयर हो, मगर बुनियादी हकूक़, बुनियादी कानून, बुनियादी सारी चीज़ें सबके लिए बराबर होती हैं। तो ये कोई फिर जमहूरियत, इलेक्शन, ये असूल तो ख़त्म हो गए ना जब आपने ये करना। बड़ी चिरोफ ने बात की है कि समझ आती थी, हमें पहले समझाया गया इलेक्शन से पहले कि जी पावर में आने के लिए PTI ने कहा कि इलेक्टेबल्स बड़े ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा देख लें जी हमने अपना पॉइंट भी प्रूव कर दिया कि हम जीत गए। अब क्या मसला है भाई, अब तो कोई असूल बना लेंगे, अब कोई पावर ग्रैब के लिए नहीं है, अब आप इलेक्शन जीत चुके हुए हैं, अब तो कोई असूल बनाएं। अभी भी होता ही है कि जब आप खमीर गलत लेते हैं तो आगे जो नेट प्रोडक्ट है ना उसके अंदर भी वो नासूर ने जाना होता है। दूसरा, यहाँ पे ना पंजाब की हुकूमत को ख़तरा है और ना ही इस्लामाबाद की हुकूमत को ख़तरा। जो फिगर वर्क्स किए हुए हमने उसके अंदर जो है ना दोनों जगह पे PTI की गवर्नमेंट को कोई सीरियस थ्रेट नहीं है। और जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जितनी इनकी सीटें और उनकी सीटें होनी है। इलेक्शन ये जो बाई इलेक्शन है ये सिर्फ लाहौर की 2 सीटें हैं, वहाँ पे क्योंकि उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, उसकी एक सारा फोकस ही वहाँ पे होना है क्योंकि वो दोनों बड़े बाई इलेक्शन है। जब उस पर बात करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। बस ये बाई इलेक्शन सिर्फ लाहौर की 2 सीटों के बाई इलेक्शन है, बाकी कोई ऐसे बस हेयर एंड देयर एरा वगैरह ऑल्सो रैन चले कुछ और भी 1-2 सीटें वैसे मजे की हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर दानिश साहब इसी पर आपकी राय, तो मैं जब जनरल इलेक्शन के दौरान मैं मुख्तलिफ हलकों में जाकर प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन अक्सर जगहों पर मुझे नजर आई। मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि ये सीट आप कैसे जीतेंगे, तो वो कहते थे जी 1992 से हम जीतते आ रहे हैं। तो मैं कहता था आप 1992 से, मैंने वो कहते नहीं पहले मेरे भाई के पास थी, चचा के पास थी, अब्बा जी लड़े थे, यानी एक ही खानदान के अंदर जो है वो 20 साल से एक सीट चली आ रही है। तो होता यह है कि खानदान से बाहर ना जाए तो इसका मतलब है कि ये इलाका अपने काबू में है, DCO काबू में है, इलाके के सारे मसाइल अपने काबू में है, SHO काबू में। तो ये एक वो साइंस होती है शायद, इस पर आप कमेंट करेंगे। DPO के चक्कर में IG चेंज हो गया पंजाब का, DPO और RPO के चक्कर में मूली बात समझते हैं उसको। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब इस सिस्टम को तोड़ नहीं सके, जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिस्टम को तोड़ नहीं सके ना तो 2013 में। तो फिर शायद उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं इसी सिस्टम के ज़रिए किसी तरीके से पावर में आऊं और पावर में आने के बाद फिर मैं इस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करूं। क्योंकि जो 2013 में हम देखते हैं वो सिस्टम को तोड़ने आए थे, वहाँ वो खुद टूटे और नीचे गिर गए क्योंकि सिस्टम बहुत मजबूत था। अब 2018 में वो उसी सिस्टम के तहत आए हैं बकौल उनके
कहते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल होती है। भी 45 दिन की हुकूमत है, 35 से ज़्यादा जो मौजूदा सिविलियन हुकूमतें जो माजी की रही हैं और जिस तरीके से सिस्टम को और उसके बाद इस सिस्टम के बेनिफिशरीज वो आज तक मौजूद है, तो पूरा का पूरा करप्ट सिस्टम इस वक्त उनके साथ खड़ा है और उस सिस्टम में वो आ रहे हैं। मैं अपने तौर पर एक बात समझता हूँ कि अगर इसी सिस्टम में कोई भी शख्स आएगा, मैं आऊँ, रऊफ क्लासरा आए, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मेरे साथी उससे इख्तलाफ करें, कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में इस सिस्टम के तहत आप कोई भी आता है, वो इस सिस्टम को अगर उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी है और वो जीत भी जाए तो भी वो इस सिस्टम को तोड़ नहीं सकेगा, इतना मजबूत सिस्टम है। हाँ, अगर आप फर्ज कीजिए, और इस पार्लिमानी निज़ाम में अगर आप फर्ज कीजिए कि ये जो लोग हैं इनको आप टिकट नहीं दें, सिर्फ एक ही सूरत हाल पैदा होती है और उसका ये मेरा ओपिनियन है कि अगर फर्ज कीजिए आप सदारती निज़ाम ले आते हैं, सदारती निज़ाम आने के बाद आप इनका इंटरेस्ट जो कि पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद सदारती निज़ाम में जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो सिर्फ कानून साजी करता है, ना वो तप्पेदार लगा सकता है, ना वो जो है वो फाइलें लेके घूम के वज़ीर आज़म से ब्लैकमेल करके कुछ और कर सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इख्तियार पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं होता, बड़े और फैक्टर्स मौजूद हैं। तो जिसकी बुनियाद पर जो इमरान खान साहब हैं, यकीनन जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया है वो इस सिस्टम का अभी हिस्सा है। अभी उन्होंने कहा है कि मैं इस सिस्टम को ब्रेक करने चाह रहा हूं। ओके, हिलाली साहब की तरफ मैं ब्रेक के बाद आता हूं और इस पर जरा कमेंट लेकर फिर हम जरा हलकों पर भी आ जाते हैं। और आमिर मतीन साहब लाहौर से शुरू करना चाह रहे हैं, तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, फिर लाहौर के हलकों को डिस्कस करते हैं। और ऑब्वियसली जो चौधरी बरादरान है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त साइंस से खेली हुई है। वहाँ पर एक चौधरी सालिक जो चौधरी शुजात के बेटे हैं, उनको तो तकरीबन बिला मुकाबला जो है वो उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब कराने की तैयारी कर ली है। तो एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कल ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम मोरूसी सियासत की बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ किसके भाई भतीजे और रिश्तेदार खड़े हुए हैं, कजन्स खड़े हुए हैं, बेटे खड़े हुए हैं, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब मैं हिलाली साहब की तरफ आते हुए, हिलाली साहब, ये एक तो है ना कि चलें आपने भतीजे को बेटे को खड़ा कर दिया, वो तो चले हैं, लेकिन फिर उनको कामयाब कराने के लिए मुख्तलिफ तरह की दिलचस्प डील्स जो कि पहले भी होती थी इस दफा भी हमें नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं अगर चकवाल की बात करूं तो वहां से चौधरी सालिक खड़े हुए हैं जो कि भतीजे हैं, चौधरी परवेज इलाही के चौधरी शुजात के बेटे हैं। उनके मुकाबले में फैज़ अहमद जिन्होंने जनरल इलेक्शन में 1 लाख वोट लिए थे, उनको जो है वो उन्होंने आखिरी वक्त में आके अपने कागजात वापस ले लिए और वहां पर कोई कवरिंग कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया था। गोया डील शायद पहले से हो चुकी थी, इसलिए कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं था। तो यूं भी हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए कि खानदान में रहनी चाहिए और लाजमी रहनी चाहिए, आनी सीट भी लाजमी आनी चाहिए। देखिए, आपसे मैं ये कहूँगा कि हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे और बड़ा सही कहा डॉक्टर साहब ने कि प्रेसिडेंशियल एक सिस्टम है और सिस्टम्स हैं। चीनियों ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम इवॉल्व किया है और जब से सबसे कामयाब हुआ है, उसमें सिलेक्शन का एक एस्पेक्ट है और इलेक्शन का भी एक एस्पेक्ट है। हमारे में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है और इलेक्ट हम होते हैं ज़्यादा तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स, मनी। 18th अमेंडमेंट का डिविजनल पूल होता है जी, सब पैसे जो आते हैं डिवाइड होते हैं, 70% जाता है 73% जाता है प्रोविंसेस को, 27% जाता है सेंटर को। नाउ वो छोड़े बात कि ये एक प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि सुना है IMF कह रही है कि ये 27% काफ़ी नहीं है कि हम सिक्योर फील करें कि जब आप हमारे से पैसे लेते हैं विद इन दैट 23% आप वापस कर सकेंगे, मगर दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, उसको छोड़ दें। ये जो सिंध का देखें, 180 बिलियन इन्होंने अंडर द 18th अमेंडमेंट्स टैक्स कलेक्ट किया है बाय लेविंग टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो आप मुझे ये चीज बताएं कि मनी, इज दिस नॉट द डिसाइसिव फैक्टर? ऑफ कोर्स इट इज द डिसाइसिव फैक्टर। ठीक है, डायनेस्टिक है, सक्सेशन है,
मगर मेरे ख्याल में मनी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो पैसे जब तक गवर्नमेंट नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट हर एक पैसे के हर एक कैंडिडेट का ऑडिट नहीं कराएगा और डिक्लेरेशन नहीं करेगा, जब तक आप समझ सकते हैं कि आप एक अमेरिकन सिस्टम चल सकता है डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन सब लेके, मेरे ख्याल में आपको द बेस्ट मैन फॉर द जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल में 2000 साल सिविलाइजेशनल चाइनीज सिविलाइजेशन जो है, जो पहला सिविल सर्विस एग्जाम्स उन्होंने वही करते थे, उन्होंने फैसला किया देयर हैज टू बी एन एलिमेंट इन सिविल सर्विस ऑफ सिलेक्शन एंड इलेक्शन, तो ये वो थ्रू द पार्टी मैकेनिज्म। तो अब मुझे बताएं आप, जब तक ये सिस्टम है, डज इलेक्शन मेक सेंस टू यू? माने क्या आप समझते हैं कि ऐसे सिस्टम में जिधर पैसा इज काउंट्स, the dynastic considerations count, corruption does not count, how you make money, where you spend, what is this system? बिल्कुल ठीक है। एक और ट्रेंड भी कैसा फॉलो हो रहा है वो ये, और जनरल इलेक्शन में हमने देखा, तो पहले भी देखते हैं और अब इस दफा ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है कि कहीं से आप एक शख्स को अगर पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं तो कहीं और ले जाके आप मुंतखब कराते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब लाहौर से जाके लड़वाए जा रहे हैं, शमशान बुखारी साहब को चीचा वतनी साहब लड़ा रहे हैं, इसी तरह से सेनेट के इलेक्शन में हम देखते हैं। तो आपके ख्याल में ये सही ट्रेंड है? क्योंकि इस पर एतराज़ ये उठाते हैं कुछ लोग कि आप अपने इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी तो कर रहे होते हैं ना कानून साजी के साथ साथ, तो कैसे आप लाहौर के उस हल्के के लोगों की करेंगे जब आप इस्लामाबाद में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? एक थोड़ी सी मेरा ख्याल है, मैं इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है आपका। अभी हमारे दोस्त हिलाली साहब कह रहे थे ना कि MNA को वो पैसे देंगे, वो तरीके इंसाफ वाले, वो डेवोल्यूशन की बात करते थे। मेरा ख्याल है थोड़ी सी करेक्शन कर दें। अब ये ऐसा सिस्टम नहीं है। इमरान खान ये बड़ी क्लियरली कह चुके हैं, क्योंकि PTI का बंदा कोई नहीं है कि वो वजाहत देता, लेकिन मेरा ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट बनता है कि वो जो उसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखा जाए। इमरान खान ने बड़ा क्लियर कहा था और अपनी पार्टी को कह चुके हैं अब तक सो फार कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, और कोई ऐसा सिस्टम अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ, ना पार्लियामेंट में आया है, ना इस साल का जो बजट अनाउंस है उसमें भी कोई अमाउंट नहीं रखी गई कि हमने MNAs को हमने कोई पैसे देने हैं या वहाँ पे आके इनको हम माजी में जैसे होता रहे। इसमें मेरा ख्याल है शायद लाली साहब जो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो PSTP में उन्होंने 350 स्कीमें जिसके लिए पैसे नहीं रखे गए थे वो तो कैंसिल कर दी, और जो पहले की ऑनगोइंग चंद स्कीमें थी जो कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है तो उसको उन्होंने कैरी ऑन किया। शायद उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने को पैसे देने का ये पुराना है, शायद उससे कंफ्यूजन हुआ है। दूसरी बात ये है, वो मेरा ख्याल है वो तो जैसे हम उनकी तारीफ करते रहे, आमिर मतीन साहब ज़्यादा तारीफ करते रहे, इन्होंने KPK में जो सिस्टम लाए थे डेवोल्यूशन का, उसमें तो मेरा 30 बिलियन रुपीज़ उन्होंने नेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र किया था, और वो कहते थे कि हम सेम सिस्टम जो है ना पंजाब में लाएंगे कि पैसा MNAs MPs को देने की बजाय हम यहाँ पे आके लोकल लेवल पे जो है आप आके उसकी स्पेंडिंग करें, और उसका हम देखेंगे कि अब तक आप इवन पंजाब में मेरा ख्याल ऐसा बजट नहीं रखेगा। सो फार कम से कम एक अपने इस वादे पे तो अभी वो कायम है, ये PTI जो है या ये इमरान खान है कि हम उनको नहीं देंगे, उनको पैसे नहीं देंगे। हाँ, ये कह सकते हैं जो उसकी मुश्किलात होंगी इससे, अब देखें खान साहब उनको कैसे कंट्रोल मैनेज करते हैं। अभी तो चलो नई नई हुकूमत है, हनीमून पीरियड है, वो जो भी टफ फैसले हैं गलत सही हैं वो लोग मान रहे हैं, पार्टी भी मान रही है। इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना वो 6 महीने साल बाद निकलना शुरू होंगी। अगर ऐसा सिस्टम आता है कि पावरफुल है नाज़िम, तो बहुत सारे MNAs जो है वो यहाँ से छोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें क्या मिल रहा है? ये तो जेली हाजिरियाँ लगाते हैं, 5000 रुपया ये नहीं छोड़ते बेचारे, वो तो जेली हाजिरियाँ डेली लग रही होती है वहाँ पे। मतलब सबके लिए बाकियों के लिए बायोमेट्रिक है, MNAs के लिए बायोमेट्रिक नहीं है। किसी स्पीकर में जरूरत है ना, उसको कहीं लगा के दिखाए, आप उनको कहें असद साहब को कि काम करें, आप जरा यहाँ बायोमेट्रिक लगा दें, अगर मैंने आपको आके वहीं पे आपका वो क्या कहते हैं ऐसी तैसी ना करके रख दें, काम करें ना भाई, ट्रांसपेरेंसी आ रही है ना। आपको वैसे पैसे आपको तनख्वाह मिलती है 3 लाख रुपए तकरीबन मिल जाता है। लाली साहब खबर ढूंढ रहे थे, वो खबर मिल गई है, तड़प रहे हैं। आप उसको अलाउंसेस मिलते हैं आपको। अच्छा, अलाउंस के साथ मेडिकल फ्री है, आपको ट्रैवल फ्री है, दुनिया जहाँ के सफ़र फ्री हैं, आप बीमार हो जाएं स्टेट एक्सचेकर से पैसे जाते हैं, और आपको सेशन में लाने के लिए अलहदा पैसे देते हैं। इसके बावजूद भी आप लोग जो हैं
आप 5,000 रुपये पर डे का लेने के लिए जेली हाजिरियां लगाते हैं और स्पीकर को बायोमेट्रिक नहीं लगाने देते। सो जो मेन चैलेंजेस है आपके लिए वो सबसे बड़ा ये है कि आप इन MNAs का पेट कैसे भरा जाएगा कि जिन्होंने 5-5, 10-10 करोड़ पे इन्वेस्ट करा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं असदुल्ला साहब को हाजिरियां लगवानी वो लाली वो साहब, खबर कुछ मिल कहना गई चाह रहे है, हैं? खबर मिल गई है उनको। जी, लाली साहब, 15 क्या खबर है सर, कितनी सीटें कौन जीत रहा 15 है? घंटे यानी वो डेवलपमेंट 15 घंटे गुजर गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, ये मैं पढ़ रहा हूं उनका नोटिफिकेशन, टू रिस्टोर development funds for schemes and projects of members of parliament under the Prime Minister's development goal schemes. According to sources, Ministry of Planning has started work under the Prime Minister's direction to restore and release funds for development schemes of members of the National Assembly and Senate. ऐसा डेट जरा चेक करें। ये सोर्सेज के हवाले से नोटिफिकेशन 15 घंटे पहले, वैसे किस डेट की खबर पड़ रही है? 15 घंटे हो गए हैं, डेट की खबर है सर। 15 घंटे गुजर गए हैं, सोर्सेज के 15 हवाले से घंटे खबर पहले है, ये अभी आया। नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप खुद जो पढ़ रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक कह रहे हैं। मैं क्लासेस आप वो सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे या मैं दोबारा आपके पास सवाल को लेकर सर ये मैं छोटा सा वो जो कि एक जगह से मैं जाकर बता दूसरी दूं, जगह पे ले ये ट्रेंड शुरू किया था जनरल मुशर्रफ साहब ने, अटक से लड़ाया शौकत तरीन साहब को। बहुत काम किया मतलब जनरल मुशर्रफ साहब ने। एक उन्होंने मुझे याद है सेनेट के लिए उन्होंने या कौमी असम्बली के लिए मारवी मेमन को सिंध से लाए थे और चौधरी सबान के गले पे उनसे कभी पूछेगा, उन्होंने ये अंगूठा रखा था मुशर्रफ साहब ने कि जनाब कुछ भी हो जाए ना, मारवी मेमन को खवातीन के स्पेशल सीट्स जो है ना आपने लाहौर से या पंजाब से देनी है। और उस वक्त चौधरी शुजात एंड कंपनी ने बैठ के जनरल मुशर्रफ साहब के हुक्म पे उन्होंने इनको सीट दी थी। मैं आपको उस वक्त की बात करूँ, इससे पहले ISPR में काम करती थी, जॉब करती थी, वेरी क्लोज टू जो उनका था वहाँ पे डाखाना जो भी था, तो उनको वो सीट वहाँ से शुरू की। उसके बाद ट्रेंड खोला जनाब आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा उनकी हुकूमत आ गई, उन्होंने जनाब आपको याद होगा रहमान मलिक साहब को वहाँ से लड़ाया, उन्होंने वहाँ से लेके गए कि आप जाएं और सिंध की असम्बली से लें। अभी ये मुस्तफा खोखर साहब कराची से हैं, ये कराची से लड़ रहे हैं। इसके बाद जब उनको हौसला बढ़ता है ना, चलो वो तो डिक्टेटर था ना भाई, आप तो जमहूरियत के कंधों पे चढ़ के आ रहे थे, नारे मार के आ रहे थे, आप तो ना करते ना काम। इन्होंने सेनेट में जाके भी अपनी उससे बाज नहीं है। सेनेट का हालांकि मकसद ये होता है कि हर सूबे की अपनी अपनी वहां पे आके रिप्रेजेंटेशन हो। इन्होंने क्या हरकतें की सर। इसके बाद बारी लग गई नवाज शरीफ साहब की, इन्होंने भी वहां से सारे कलेक्ट करवाए, आपको याद होगा अगर मैं गलत नहीं कर, शौकत तरीन साहब यहाँ से हुए थे सेनेटर पंजाब से, या वो भी सिंध से कराए गए थे, आई एम नॉट रॉन्ग। चले अभी उसको चेक करके बताते हैं। असली शाह, गुलाम मुस्तफा जतोई, सारे हो गए, ये पुराना हमेशा से तरीका कार एक और अब नवाज शरीफ साहब की बारी लग गई, उन्होंने जनाब अगर मैं गलत नहीं कह रहा मुशाहिदुल्लाह को भी पंजाब की उन्होंने कोटे से सेनेटर बनवाया, खुद वो सरगोदा से इलेक्ट हुए थे। सर सुनते हैं, एक दिन निहाल हाशमी साहब पंजाब से, निहाल हाशमी साहब बैठे हुए थे मेरे साथ किसी शो में, तो मैं निहाल हाशमी साहब, मैं ये समझो मैं कि शायद अगेन क्योंकि साउथ पंजाब से सराइकी इलाकों से नहीं बनाते सेनेटर्स, ना खवातीन की सीटें देते हैं ना सेनेटर बनाते हैं। मैं कि निहाल हाशमी साहब आप साउथ के कोटे से बने हैं, जरा कोई थोड़ी सी बात किया करें सेनेट में। चीफ मिनिस्टर बनाते हैं वहां से। अच्छा आगे सुने आपकी बोजदार साहब, आपके हरदिल अजीज, आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके साउथ के, इससे ज्यादा आपको किस बात की खुशी? अगली बात सर, बोझदार थे ना गल करना है, इसमें कर लेते हैं। मैंने निहाल हाशमी साहब को कहा मैं कि बात क्या करें, मगर रोहफ साहब आपको किसने कहा कि मैं साउथ पंजाब के कोटे से आया हूं? मैं फिर कहते मैं तो जेलम का हूं जनाब, मैं जेलम से सुनते हैं, मुझे जेलम की सीट से बनाया गया। इन्होंने जिया साहब थे कि इनके उनका नाम सलीम जिया साहब था, उनको सेनेट में लाए। फिर उसके बाद अंधाधुंध मच गई है कि जनाब उसको इधर से उठाओ, फिर कहते हैं ये फेडरेशन है, ये पार्लियामेंट सिस्टम। अभी लाहौर की देखें, ये किसी वक्त हम फंस गए हैं ना बहुत सारे इश्यूज में, कि लाहौर की खवातीन सीट की बता रहा हूं मैं कि कितना बड़ा इन्होंने वहां ज्यादती की पॉलिटिकली तौर पर, जो एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं। लाहौर की अगर मैं गलत नहीं कह रहा 40 से 50 खवातीन मखसूस सीटों पे लाहौर शहर की हैं, सिर्फ लाहौर शहर की बता रहा हूं मैं आपको। पूरे पंजाब में से आपने वहां डिस्ट्रिक्ट चुना है, उसी डिस्ट्रिक्ट में से मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं कह रहा 50 है, बट आई विल अग्री कंफर्म 40 से ज्यादा सीटें हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी ने भी वहीं से दी है। उन्होंने अगर एक तो वहां उन्होंने आउट भी दिए पीपल्स पार्टी से हटके, ये तरीके इंसाफ ने सारी की सारी तकरीबन वहां पे दे दी हैं। PML नवाज तो वैसे ही आपको पता है उससे बाहर नहीं निकलती। लास्ट ईयर लाहौर में खवातीन की सीटें जो 2013-18 था उस वक्त 33 सीटें थी, अब उन्होंने बढ़ा के कोटे 50 तक ले गए हैं तकरीबन। मैं इसको दोबारा रिचेक करूंगा एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन 40 और 50 के दरमियान है। और एक MNA को पता क्या क्या मिलता है, उसको फैसिलिटीज, सहूलतें। आपको कोई आउट डिस्ट्रिक्ट नजर नहीं आता सर वहां पे कि जनाब कुछ चलो भाई आपके पास 60 सीटें हैं, आपके 38 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं 36, वो एक एक सीट तो खवातीन को दे दे, अपनों को ही दे दे ना, किसी और पे तो नहीं देनी। इतने पोलिटिकल
टोटली तौर पर इनसिक्योर हैं, एम्पावर्ड हैं, रिग्ड हैं, जो बात हम करते हैं, मिले हुए हैं कि एक शहर लाहौर से, पिछली पार्लियामेंट में 33 सीटें थी शहर लाहौर से खवातीन की, अब की दफा 50 के करीब लेके गए हैं। अब नहीं बोलेंगे, एक वजीर आला बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। एक वजीर आला दे के सर सारा इन्होंने अब हो के वजीर आला के कितनी तनख्वाह होती है, मैं इसका सोशो इकोनॉमिक इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। एक एमपी यार ये क्या हो गया, लाख 2 लाख खौफे खुदा करे। ये आपको सूबे, अच्छा बात सुने, आप ओनअप क्यों नहीं करते उस्मान बोजदार को? तो कब यार ओनअप करें। आपके साउथ पंजाब से नगीना आया, मैं रऊफ क्लासरा कहता हूँ इमरान खान ने बात सुने, इमरान खान ने कहा है, बात सुने, ये उस दिन मौजूद थे उसमें, पहले ओनअप करते हैं उस्मान बोजदार 40 हम कराना में जवाब वी डू व्हाई नॉट भाई, वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। मेरा सवाल है सिंपल, फिर हम सीरियस गुफ्तगू में आ जाए। एक सवाल है सिंपल, क्या उस्मान बोजदार साउथ पंजाब की बेहतरीन इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और पॉलिटिकल एक्यूमेन का एक स्टार्लिंग एग्जांपल है कि इससे बेहतर इंसान नहीं हो सकता? सर बात सुने यार, हाँ या ना में जवाब दे। क्यों हाँ में ना में अगेन किसी कोर्ट रूम में खड़ा हूँ कि जनाब हाँ में ना में दे, मैं अपना पॉइंट अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर आप 2 घंटे का भाषण दें। 1.5 मिनट है सर लास्ट। सर देखें, मेरा 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड का सवाल है, 40 सेकंड का जवाब दें। ये 30 सेकंड पूरी शुरू हो जाएगा कि इंसानियत पे क्या जुल्म हुआ था। नहीं हो गया। इनसे पूछे मालिक साहब के, इनसे पूछे ये डेरा गाजी खान को ऊन करते हैं? ये मैं करता हूँ, पक्की बात है। साहब को नहीं ऑन करता, साफ क्या है? क्यों नहीं करते? इलेक्टेड आदमी, व्हाई नॉट? वो लोगों को वोट लेके आए, ये अच्छे डिक्टेटर बैठे। नवाज शरीफ को ऑन करते हैं, आप नवाज शरीफ को ऑन करते हैं? मेरा सवाल नहीं, आप नवाज शरीफ को ऑन करते हैं किस तरह? ये क्या बात, किस तरह क्या होता है बताएं? एज ए लीडर नहीं, मैं एज ए लीडर ऑन नहीं करता। नहीं, आप उसको किस तरह ऑन करते हैं? मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब लाहौर की परफेक्ट एक गुड एग्जांपल में नहीं आते। आप कहेंगे बोजदार साहब, बुज़दार साहब ने जी अगेन आपने बुज़दार साहब को मैंने अब जवाब खुल दिया है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का जवाब दिया है। नहीं, ये मुझे मुल्तानी जवाब ना दे, मैं मजाल है सही खुल के बात। जवाब क्या होता है? वो तीन जो दे रहे हैं, ये मुल्तान के जज्बात की वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को हम जज कर चुके हैं, अच्छा बुरा जैसे भी थे। सो अगेन इट्स इजी फॉर अस टू जज हिम। अभी जिसको आप खुद कहते हैं कि अभी 2 महीने नहीं हुए, दिल पे हाथ रख के कहें कि मेरा ख्याल ये है कि बोजदार साहब में तमाम वो सलाहियतें हैं। सर इमरान खान के बकौल, इमरान खान के बकौल ही विल बी द बेस्ट। मेरा सवाल खत्म हो रहा है। इमरान खान साहब, एक सवाल है मेरा, ये रऊफ क्लासरा साहब दिल पे हाथ रख के हम फोन करते हैं कि मेरे ख्याल में बंदा है, थ्रू प्रॉपर चैनल है, डिलीवर नहीं करेगा। सुन लो जरा, सुन लो, थ्रू प्रॉपर चैनल है। होल्ड ऑन। अच्छा, दिल पे हाथ रख के कहें कि बोजदार साहब को जो वज़ारत आला मिली है, ये पंजाब में इसलिए मिली कि पंजाब असेंबली की अक्सरियत उनके साथ थी और उनको मानती थी लीडर, कि उनको कहीं और से मिली है? मैं जवाब देना चाहता हूं। ब्रेक के बाद इसका बड़ा मजेदार इसका आप जवाब दे दीजिएगा। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आके इसका जवाब, और फिर NA 124 और 131 से डिस्कशन का आगाज करते हैं। हल्कों पर जरा आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।